प्रभु का ब्रीफकेस। 18 अक्टूबर 2004 को देश भर के न्यूज चैनल्स में एक एनकाउंटर की खबर चलती है तो किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था। उस समय तक ज्यादातर लोग इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले व्यक्ति की कहानियां पिछले करीबन 40 सालों से सुन सुनकर बड़े हुए थे। सबको यही लगता था कि ये बिल्कुल असंभव है। उस समय ये इंडिया का मोस्ट वांटेड मैन था। इस आदमी ने हिंदुस्तान की पुलिस को जितना दौड़ाया उतना शायद ही और किसी ने दौड़ाया होगा। दाऊद इब्राहिम के बाद मात्र ये एक ऐसा इंसान था जिसके सर पर 6 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, जिसे पकड़ने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार 2 राज्यों की पुलिस ने मिलकर एसटीएफ बनाई थी, जिसे पकड़ने में 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। इस आदमी का साम्राज्य 3 राज्यों के 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला था और इसके राज में घुसने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। बताते हैं कि ये इंसान हाथी दांतों की स्मगलिंग और किडनैपिंग करता था और डकैती करता था। साथ में इस इंसान ने 2000 हाथियों को और 184 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय इसने 10,000 टन से ज्यादा चंदन की लकड़ी बेची, जिसकी कीमत उस समय 2 अरब रुपए से ज्यादा की थी। ये कोई और नहीं बल्कि कूसे मुनियास्वामी वीरप्पन था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभाकर और आप सुन रहे हैं प्रभु का ब्रीफकेस, जहां पर हम इतिहास में दर्ज वो किस्से, कहानियां और घटनाएं लेकर आते हैं जिन्हें आप सुनना चाहें। 1992 में वीरप्पन का जन्म एक चरवाहे परिवार में हुआ। वो शुरुआत से ही जंगल में रहता था और 17 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल कर अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद वो जंगल में रहकर चंदन की लकड़ी और हाथी दांत के तस्करों के साथ मिलकर काम करने लगा। बहुत ही जल्द उसने इन छोटे छोटे तस्करों के साथ मिलकर काम किया और उनका लीडर बन गया। बताते हैं कि इसके बाद वीरप्पन ने 100 लोगों की अपनी खुद की टीम बनाई और जंगल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। जंगल में उसकी सिक्योरिटी नेटवर्क इतना तगड़ा था, उसे भेद पाना बिल्कुल असंभव था और उसने एक ऐसा तंत्र बनाया हुआ था जिससे वो जंगल के चंदन को बाहर और फिरौती की रकम को अंदर लिया करता था। छोटे मोटे अपराधों के बाद वीरप्पन राज्य स्तर पर तब कुख्यात हुआ जब उसने एक कर्नाटक के सीनियर आईएफएस और गोल्ड मेडलिस्ट अफसर पी श्रीनिवासन का कत्ल कर दिया। उस समय पी श्रीनिवासन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बहुत बेहतर काम कर रहे थे। उन्होंने लगभग सभी स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया था और श्रीनिवासन चाहते थे कि वीरप्पन सरेंडर कर दे, जिसके लिए उन्होंने वीरप्पन के भाई को समझाने की कोशिश भी की थी। भाई ने जब यह बात वीरप्पन से कही तो वीरप्पन सरेंडर करने को राजी हो गया, लेकिन इसी के साथ ही वीरप्पन ने एक बड़ी साजिश रच डाली। उसने पी श्रीनिवासन को न सिर्फ मारा बल्कि उनका सर काट लिया और अपने साथियों के साथ उनके सर से फुटबॉल खेला। वीरप्पन अपने विरोधियों को बहुत दर्दनाक मौत देता था। वो उनका सर कलम कर लेता था। अगर कोई गांव वाला या कोई भी व्यक्ति पुलिस के साथ बात करते और पुलिस के साथ दिख जाता तो वो उसको मार देता था। उसने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर रखी थी जिस पर सेंध लगा पाना बिल्कुल भी मुमकिन न था। आपने फिल्मों और किस्से कहानियों में कई ऐसे क्रिमिनल्स और कई ऐसे क्रूर आदमियों के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन शायद ही आपने ऐसे किसी क्रिमिनल के बारे में पढ़ा हो जिसने अपनी जान के खातिर अपनी नवजात बच्ची को भी मार दिया। बताते हैं कि एक बार वीरप्पन जंगल से गुजर रहा था और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्ची थी और नवजात कुछ महीने की बच्ची थी। उसे डर था कि कहीं एसटीएफ को उसकी भनक ना लग जाए और बच्ची कहीं कोई शोर ना कर दे या रो ना पड़े। इस डर से ही उसने अपनी बच्ची को मार दिया।
वीरप्पन नेशनल लेवल का क्रिमिनल तब बना जब उसने 1996 में गुड फ्राइडे के दिन एक पुलिस दल के 21 सिपाहियों को घात लगाकर मौत के घाट उतार दिया। उसने लैंडमाइन बिछाकर इन सभी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसके 4 साल बाद सन 2000 में वीरप्पन ने कर्नाटक के सुपरस्टार एक्टर राजकुमार को भी किडनैप किया। अपने साथ जंगल में एक्टर राजकुमार को 109 दिन तक वीरप्पन ने कैद रखा। अब तक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सरकार बहुत दबाव में आ चुकी थी। कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु की सरकार को वो बिल्कुल घुटनों पर ले आया था। उस समय उसने कर्नाटक के सीएम एस.एन. कृष्णा के सामने अपनी मांगे रखी। वीरप्पन ने कहा कि वो कावेरी जल बंटवारे के विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहता है। उसने कहा कि तमिल को कर्नाटक की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। इन दोनों ही मांगों को उस समय कर्नाटक सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन तब भी वो वीरप्पन तक पहुंचने में असमर्थ थे। इसी बीच तमिलनाडु ने के विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया और वीरप्पन के पीछे लगा दिया। यह पहली बार था कि हिंदुस्तान में किन्हीं 2 राज्यों ने मिलकर एसटीएफ का गठन किया और इस एसटीएफ का सिर्फ एक ही मकसद था, जो था वीरप्पन। वीरप्पन की खास बात यह थी कि उसे जंगल में पकड़ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जंगल उसका घर था और उससे बेहतर जंगल को कोई नहीं जानता था। हवा के बहने की आवाज हो या पानी के कलकल बहते रहने की आवाज, वो घास और पत्तों से आने वाली आवाज से भी पहचान सकता था कि कौन सा पशु या पक्षी उसकी तरफ आ रहा है या जा रहा है। वीरप्पन कमाल का निशानेबाज था और अपने शिकार के सर पर बीचों बीच वो गोली चलाता था। अब तक जंगल और जंगल के बाहर के रहने वाले लोगों का यह मानना था कि वीरप्पन को जंगल में पकड़ पाना बिल्कुल असंभव है, और तभी वीरप्पन ने 20 सालों तक पुलिस को खूब छकाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीरप्पन कभी पकड़ा नहीं गया। वीरप्पन पकड़ा गया, और वो भी जंगल के भीतर। वीरप्पन को जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस का दस्ता बड़ा छोटा था। उस समय जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो 2 से 3 दिन जंगल के बीच ही रहा। उसने कहा कि उसके सर में बड़ा तेज दर्द है और उसने पुलिस वालों से सर में तेल लगाने के लिए कुछ तेल मांगा। बताते हैं कि उसने सर में तेल लगाया और साथ ही अपनी कलाइयों में भी तेल लगाया, जिससे उसकी हथकड़ी खुल गई और वो वहां से 9-2-11 हो गया। इसके बाद से वीरप्पन कभी नहीं पकड़ा गया। बताते हैं कि फिल्म स्टार राजकुमार के किडनैपिंग के साथ ही उसने 50 करोड़ रुपए की फिरौती हासिल की थी। उसने कर्नाटका के पूर्व मंत्री एच. नागरप्पा को भी किडनैप किया और फिरौती की रकम ना मिलने पर उन्हें मार दिया। कहते हैं कि वीरप्पन की पहचान उसकी रोबीली मूछें थी, जिसे देखकर मधु लक्ष्मी ने उससे शादी की थी। बट यही मूछें कहीं न कहीं उसकी मौत का कारण भी बनी। बताते हैं कि वीरप्पन को अपने ऑडियो और वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करके सरकार तक पहुंचाना और मीडिया तक पहुंचाने का शौक था। वो अपने ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स खुद ही रिकॉर्ड करता था, जिन वीडियो टेप्स में वो बेहतर और खूबसूरत दिखने के लिए अपनी मूंछों को भी रंगता था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, और मूंछों में रंग लगाने की इसी लंबी प्रक्रिया से उसकी आंखें अब कमजोर हो चली थी। अब तक एसटीएफ को यह पता लग गया था कि वीरप्पन अपनी आंखों का इलाज कराना चाहता है, और इसी के चलते वीरप्पन के लिए एक जाल बिछाया गया। वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस तैयार की गई और उस एम्बुलेंस में पहले से ही एसटीएफ का ड्राइवर और उसका एक साथी बैठा था। उस दिन वीरप्पन ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, और तभी वीरप्पन को लेकर ये एम्बुलेंस बड़ी तेजी से चलती है। एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो एसटीएफ का जवान था, एक निश्चित जगह पर पहुंचते ही एम्बुलेंस में बड़ी तेजी से ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगने के साथ ही मिट्टी का गुबार पूरी एम्बुलेंस को ढक लेता है, और ये ड्राइवर खिड़की का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाता है।
जहां पर एसटीएफ के जवानों ने पहले से ही पोजीशन ले रखी थी। इन 30 एसटीएफ के जवानों को सिर्फ इंतजार था एक सिग्नल का। तभी माइक्रोफोन पर आवाज गूंजती है और विजय कुमार कहते हैं कि वीरप्पन, पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर लिया है, सरेंडर कर दो। इसी बीच 2 सेकंड के बाद ही पहली गोली एम्बुलेंस के पीछे से चलती है और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस छोटे से ही पल में 300 से ज्यादा राउंड गोलियां चली, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 2 गोलियां वीरप्पन को लगी। जब के विजय कुमार एम्बुलेंस में पहुंचकर वीरप्पन को देखते हैं, तब वीरप्पन के सर पर एक गोली लगी थी और मानो उसके प्राण बस निकल ही चुके थे। वीरप्पन की बॉडी को हॉस्पिटल भेजा गया और इसी बीच के विजय कुमार इस बात को सबसे पहले जयललिता को बताते हैं। वो जयललिता को फोन लगाते हैं और उनके शब्द थे, मैम वी कॉट हिम। उधर फोन की दूसरी तरफ जयललिता ने उनसे ये नहीं पूछा कि वीरप्पन जिंदा है या नहीं। जयललिता ने के विजय कुमार और उनके साथियों की खैरियत पूछी। इस तरीके से वीरप्पन का 20 सालों का जंगल राज मानो 20 मिनट के भीतर समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।